हेलो बच्चों, स्वागत है आपका देशपाल कॉमर्स क्लासेस में। बच्चों, नेशनल इनकम यूनिट चल रही है और यही यूनिट अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वैल्यू एडिड मेथड्स किया था, उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इनकम मेथड और इसके बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक इस लिंक को शेयर नहीं किया है, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। बच्चों, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने अभी तक बोला नहीं, आपसे फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं, प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेट्स बिगिन। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम। इनकम मेथड क्या होता है पहले ये समझते हैं कि इनकम मेथड होता क्या है। देखो बच्चों, याद करो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को, मैंने आपको समझाया था फैक्टर पेमेंट क्या होता है। याद है ना आपको? फैक्टर सर्विसेज के बदले हम क्या करते थे, यानी कि हम टू सेक्टर की इकोनॉमी पढ़ते थे जिसमें क्या आता था, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता था और फर्म्स उसके बदले क्या देती थी, फैक्टर पेमेंट करती थी। तो बच्चों, जो फैक्टर पेमेंट होता था वो हाउस होल्ड के लिए क्या होता था, फैक्टर इनकम। समझ में आया? तो बच्चों, यहां पर अगर हम सारी फैक्टर इनकम को टोटल कर दें तो इनकम मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, हम निकाल सकते हैं इनकम, टोटल ऑफ इनकम, यानी डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं बच्चों हम, राइट। तो हम ये देखते हैं कैसे निकालेंगे और यहां पर क्या बता रहा है ये मेथड। आइए मेरे साथ साथ। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है इनकम मेथड मेजर नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट। यानी जो भी मैंने बताया, यानी हम किसके टर्म में देखते हैं, फैक्टर पेमेंट के टर्म में। क्या बोल रहा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। याद है ना आपको बच्चों, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि अगर हम क्या देते थे बच्चों, हम लेबर देते थे तो लेबर के बदले हमको क्या मिलता था, वेजेस या सैलरी मिलती थी, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, राइट। रेंट, बताइए रेंट किसके बदले मिलता था हमको, रेंट मिलता था सर लैंड के बदले। अगर हम लैंड देते थे उसके बदले हमको क्या मिलता था, रेंट मिलता था। इसके साथ साथ इंटरेस्ट, बच्चों इंटरेस्ट किसके बदले मिलता था हमको, कैपिटल के बदले। अगर हम कैपिटल इन्वेस्ट करते थे तो उसके बदले हमको क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था। इसके साथ साथ हमको एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिलता था, प्रॉफिट मिलता था। तो वही फैक्टर पेमेंट जो फर्म हमको करती थी उसी का क्या बोला जा रहा है, हम क्या करेंगे, उसी के टर्म में हम नेशनल इनकम को देखेंगे। यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है आगे, मेड टू द ओनर, यानी हाउस होल्ड ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। वही बोला गया बच्चों। देखो आगे क्या बोला जा रहा है, आगे देखेंगे यहां पे, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो यहां पे इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं इसको, और फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। यानी कि जो इनकम मेथड है ये दो नामों से और जाना जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एडिंग द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यानी जो अभी हमको फैक्टर इनकम मिली है इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो आप विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी। और कौन सी इनकम बच्चों, जो डोमेस्टिक टेरिटोरी पे हुई है। और डोमेस्टिक टेरिटोरी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं जाके, जिसमें मैंने डोमेस्टिक टेरिटोरी को एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटोरी पे होने वाली फैक्टर इनकम को क्या कर दो, जोड़ दो आपस में। वही बोला जा रहा है यहां पर, बाय द रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। देखो डोमेस्टिक इनकम बच्चों, डोमेस्टिक इनकम को जोड़ना है, ये मैटर नहीं करता आप रेसिडेंट के द्वारा हुई इनकम को जोड़ रहे हो या नॉन रेसिडेंट के द्वारा हुई इनकम को जोड़ रहे हो। याद है मैंने आपको बताया था कि अगर कोई शिप हमारी कंट्री के आउटर ओशियन में चल रही है और वो शिप इंडियन शिप है बच्चों, उसमें एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज को फैक्टर पेमेंट कर रहा है, वो भी किस में आ रहा है, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो शिप इंडियन शिप है और वो डोमेस्टिक टेरिटोरी मानी जाएगी। याद है ना आपको? तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अगर नहीं देखा है आपने तो वहां जाके जरूर देखिएगा। ओके बच्चों, तो देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, डोमेस्टिक इट इज फर्दर एडजस्टेड बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू फाइंड नेशनल इनकम। बच्चों
अगर हम सारी फैक्टर इनकम को जोड़ देते हैं तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम में आप बाहर से हुई, विदेश से हुई इनकम को जोड़ दो, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसे आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए, हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। यानी कि हम जब इस नेशनल इनकम का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर नेशनल इनकम निकालने के लिए हमको डोमेस्टिक इनकम के फॉर्मूले में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम इसी लेक्चर में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द फैक्टर इनकम। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले लेक्चर में भी, एक बार फिर से देख लीजिए। यानी कि अगर वेजेस एंड सैलरी मिल रही है, ये क्या होता है बच्चों, फैक्टर इनकम होती है। रेंट मिल रहा है, ये भी क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये भी क्या है, फैक्टर इनकम होती है। एंड प्रॉफिट मिल रही है, ये भी क्या है, फैक्टर इनकम होती है। किसके बदले मिलता है बच्चों, फैक्टर सर्विसेज के बदले। वेजेस एंड सैलरी लेबर के बदले, रेंट मिलता है बच्चों लैंड के बदले, इंटरेस्ट मिलता है हमको कैपिटल के बदले, और प्रॉफिट मिलती है हमको एंटरप्रेन्योरशिप के बदले। याद होगा आप लोगों को। तो बच्चों ये हमारी फैक्टर इनकम्स होती है, इन सबको आप जोड़ दोगे तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी हो सकती है, लाइक फॉर हिज लेबर, रेंट फॉर हिज लैंड, रेंट हो सकता है लैंड के लिए, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, एंड प्रॉफिट किसके बदले हो सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले। अब ये आप लोग ना, इसको तो आप लोग यहां बिठा लेना बच्चों माइंड में। क्या बोला जा रहा है देखो, इट मस्ट बी नोटेड। बच्चों सीबीएसई में पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा इस चीज को। इट मस्ट बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम आर ओनली अर्न इनकम, यानी जो कमाया है सिर्फ वो माना जाएगा। जो कमाया है, अगर किसी ने गिफ्ट कर दिया वो फैक्टर इनकम में नहीं आएगा, उसे हम ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं बच्चों। तो वो हम इसमें नहीं लेंगे, हम इसमें क्या लेंगे, जो अर्न की गई है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज नॉट अर्न, जो अर्न नहीं की गई है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। और विच इज अ फैक्टर सर्विस हैज नॉट बीन रेंडर, और जहां पर फैक्टर सर्विस रेंडर नहीं की गई है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। ये सिर्फ फैक्टर सर्विस के बदले होने वाली फैक्टर इनकम का ही सम टोटल होता है, जिससे निकालेंगे हम डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम में बाहर से होने वाली इनकम को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। वो भी हम देखेंगे आगे। चलिए बच्चों, इसको भी आप ना, इसमें इसको तो आप ना अपने यहां पर हाथ पे, यहां पे बच्चों आप क्या करवा लो, टैटू बनवा लो अच्छे से। इसका तो ध्यान रखेंगे इसको। ओल्ड एज पेंशन रिसीव्ड बाय द सीनियर सिटीजन। अगर ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन ना, इस पे ना बच्चों आप लोग इस पे गौर करेंगे, ओल्ड एज पेंशन पर, राइट। पेंशन दो तरीके की होती है, एक होती है जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो रहा है उसी टाइम दी जा रही है, और एक होती है ओल्ड एज पेंशन जो होती है। तो बच्चों ओल्ड एज पेंशन के लिए स्पेसिफाई किया गया है, इट इज नॉट देयर अर्न इनकम, इसको हम अर्न इनकम नहीं मानेंगे। इट इज जस्ट अ हेल्प बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी रिटर्न, राइट। यहां पर क्या माना जाएगा कि गवर्नमेंट सिर्फ हेल्प कर रही है बुढ़े लोगों के लिए। जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो सरकार के द्वारा की गई एक हमारे लिए क्या होगी, सिर्फ हेल्प होगी। तो इसीलिए इसको हम अर्न इनकम नहीं मानेंगे। लेकिन वो पेंशन जब आप रिटायर हो रहे हो उस टाइम आपको दे रही है कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी या गवर्नमेंट, बच्चों वो अर्न इनकम मानी जाएगी, क्योंकि वो आपकी सेवा के बदले आपको दी जा रही है। तो ओल्ड एज पेंशन को हम यहां पे नहीं इंक्लूड करेंगे, नहीं इंक्लूड करेंगे, नहीं इंक्लूड करेंगे। Such receipt और पेमेंट आर कॉल्ड ट्रांसफर रिसीप्ट और ट्रांसफर पेमेंट। इसीलिए these are not included the estimation of national income। समझ में आ गया बच्चों? तो ये बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए आप, हम यहां पर देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, यानी क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई है बच्चों। तो पहला क्या था हमारा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो बच्चों यहां हम देखेंगे डिटेल में कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है, यानी कि जो लेबर के बदले मिल रही है वेजेस और सैलरी, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या आएगा। तो देखो बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रेफर टू द सम टोटल बेनिफिट्स
कैश और काइंड, यानी कैश में हो या इन काइंड हो, दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर लेबर सर्विस रेंडर्ड, किसके बदले, जब उसने अपनी सर्विस दी है, लेबर यानी लेबर के बदले, यानी कि यहां पर अर्नड होना चाहिए, वही चीज फिर से रिपीट हो रही है बच्चों, ठीक है, देयर एम्प्लॉयर्स। ठीक है जी, आगे देखिए, इट इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, यानी इसमें क्या क्या आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, वो देख लेते हैं हम बच्चों। वेजेस एंड सैलरी आएगी इन कैश, अगर कैश में दी जा रही है, अगर आपका मालिक आपको इन कैश पैसे में आपको क्या कर रहा है, बैंक में ट्रांसफर कर रहा है या कैश में दे रहा है, आप बोलोगे सर कैश में, यानी पैसे ही होने चाहिए, बैंक में अगर ट्रांसफर कर रहा है तो कैश नहीं माना जाएगा, वो भी कैश ही माना जाएगा बच्चों, बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, अकाउंट में आपने पढ़ा होगा, राइट। तो बच्चों यहां पर आपका एम्प्लॉयर अगर आपको सैलरी इन कैश दे रहा है तो वो इसमें इंक्लूड की जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपका एम्प्लॉय आपको सैलरी दे रहा है इन काइंड, सर इन काइंड कैसे देगा, मान लो बच्चों आपकी सैलरी तय हुई 1 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है। अब आपके एम्प्लॉयर ने आपसे पूछा कि आप अगर कोई अदर बेनिफिट लेना चाहते हो, अलग अलाउंसेस लेना चाहते हो, तो आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, हम आपको कोई अलग बेनिफिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं और वो टाइप ऑफ सैलरी ही माना जाएगा। तो बच्चों आपने कहा कैसे, आप क्या प्रोवाइड कराओगे, तो आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि आपको अगर हम घर प्रोवाइड कराते हैं तो घर का सैलरी जो है 10,000 कम हो जाएगा, 90,000 आपको मिलेगा। तो बच्चों बताओ, अगर आपको घर प्रोवाइड कराया है किसने, एम्प्लॉयर ने, तो आपकी सैलरी को उसने क्या कर दिया, 10,000 कम कर दिया, आपको 90,000 दे रहा है। तो बच्चों अब ये माना जाएगा 90,000 इन कैश हो गई और 10,000 इन काइंड हो गई, क्योंकि अगर घर प्रोवाइड नहीं कराया जाता तो कैश में आपको बताओ कितना मिलता, 1 लाख मिलता, लेकिन उसने घर प्रोवाइड करा दिया तो उसको हम इन काइंड बोलेंगे। समझ में आ गया आपको। आपको अगर कार दे दी आने जाने के लिए, उसके लिए भी वो इन काइंड माना जाएगा। आपको किचन गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह ये सारी चीजें दे दी, ये भी इन काइंड माना जाएगा। इनकी वजह से एम्प्लॉयर आपकी इन कैश सैलरी को कम कर देता है। जब आप बड़े हो जाओगे, जॉब करोगे, तो अपना जब सैलरी स्ट्रक्चर बनवाओगे सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो बच्चों वो पूछेगा आपसे कि आपकी सैलरी अगर 1 लाख है तो बताओ आप क्या क्या चीजें अलग से इसमें इंक्लूड कराना चाहते हो जिससे सैलरी इन कैश कम दिखेगी आपको। ये बच्चों टैक्स सेविंग के भी बहुत सारे इस तरीके के टेक्निक्स होती हैं जिसके लिए हम सैलरी को इन कैश की बजाय इन काइंड लेते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में हमको बहुत सारी चीजों की डिडक्शन मिल जाती है, जैसे एचआरए की भी छूट मिल जाती है। तो अगर हम सैलरी इन कैश लेते हैं तो एचआरए अगर हम नहीं दिखाते तो बच्चों वहां पर हमको छूट नहीं मिलती, इसीलिए सैलरी हम इन कैश और इन काइंड दोनों में ही लेना प्रेफर करते हैं। तो दोनों में ही यहां पर आप नेशनल इनकम का मतलब यह है कि अगर आपने इन काइंड ले ली तो क्या इन काइंड ले रहे हो तो वो मानी नहीं जाएगी क्या इनकम, बिल्कुल मानी जाएगी, वो भी यहां पर इन कैश हो या इन काइंड हो, दोनों ही नेशनल इनकम के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड की जाएंगी। ओके बच्चों, अगला पॉइंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज। बच्चों एम्प्लॉयर क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है सोशल सिक्योरिटीज में, इट रेफर टू सच पेमेंट्स एज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। बच्चों ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बच्चों ये एक सोशल स्कीम होती है जो गवर्नमेंट्स ने एम्प्लॉयज के लिए निकाली है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इसमें यह होता है कि अगर एक एम्प्लॉय आप काम कर रहा है किसी एम्प्लॉयर के अंडर में, तो बच्चों एम्प्लॉयर एक सैलरी का पार्ट उसका वहां से उसकी सैलरी में से निकाल के एक अलग अकाउंट में डालता रहता है जिसका नाम होता है ईपीएफ अकाउंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट। वो बच्चों इसलिए डाला जाता है कि वो पैसा इकट्ठा होता रहेगा और जब ये एम्प्लॉय रिटायरमेंट होगा, इसका रिटायर होगा, तो ये पैसा काफी इकट्ठा हो जाएगा, तो उस टाइम इसके काम आएगा। तो बच्चों जितना कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर करता है उतना ही एम्प्लॉय को भी करना होता है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा इस चीज को, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं आता इसमें, सिर्फ एम्प्लॉयर का आता है। अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो यानी आपको उसने सैलरी भी दे दी और उसने कुछ पैसा आपके ईपीएफ में डाल दिया, तो अब ईपीएफ से भी जो इनकम होगी आपको वो भी तो आपकी इनकम है, आपकी मेहनत के बदले मिल रही है वो इनकम आपको। लेकिन अगर आप यानी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसमें, तो बच्चों आप किसमें से कंट्रीब्यूट करोगे, जो आपको मिल गई उसमें से कंट्रीब्यूट करोगे, तो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है सोशल स्कीम में तो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अगेन
पेंशन ऑन रिटायरमेंट, देखो वही पॉइंट आ गया, पेंशन और रिटायरमेंट भी इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन वो ओल्ड एज पेंशन नहीं होना चाहिए, क्लियर बोल दिया गया है। देखिए यहां पर टू बी स्पेसिफिक, इट डज नॉट रेफर टू ओल्ड एज पेंशन। ये बच्चों आपको स्पेसिफिक किया जाएगा क्वेश्चन में कि वो कौन सी पेंशन है। इट ओनली रेफर टू पेंशन पेमेंट एज पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। सच समझ में आया बच्चों? यानी कि जो पार्ट पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट आपको करने के बजाय वो आपके पेंशन के रूप में रख रहा है, जिससे कि आप जब रिटायरमेंट होंगे तो आपको पे कर दिया जाएगा, बच्चों वही इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ओल्ड एज पेंशन इसमें नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आते हैं अदर फैक्टर इनकम। बच्चों अदर फैक्टर इनकम में सेकंड में हमारा क्या था? ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा? देखो हमारी जो फैक्टर पेमेंट थी या फैक्टर इनकम थी उसमें एक चीज हो गई क्लियर, वेजेस, राइट, वेजेस एंड सैलरी। और वेजेस एंड सैलरी का नाम यहां पर क्या रख दिया है हमने? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया। अब क्या क्या बचा वहां पर? वहां फैक्टर पेमेंट से या फैक्टर इनकम से क्या क्या चीजें बची हमारे पास में? हमारे पास में रेंट बचा है, राइट, हमारे पास में इंटरेस्ट बचा है और हमारे पास में प्रॉफिट बची है। ये तीन चीजें बची हैं, वेजेस हमारी हो चुकी है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में बात की जा रही है। ऑपरेटिंग सरप्लस रेफर टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो यहां पर बच्चों प्रॉपर्टी से भी एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे भी दोनों चीजें आ रही हैं यहां पे। अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी बच्चों दो तरीके की होती है। प्रॉपर्टी कैसी होती है? दो तरीके की होती है, एक टेंजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है। यानी कि अगर आप रेंट पे दे रहे हो लैंड को तो वहां से आपको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेकिन बच्चों आपने अगर अपना पैसा ब्याज पे दे दिया, तो अगर पैसा ब्याज पे दिया तो ये भी तो पैसा भी तो आपकी प्रॉपर्टी है। तो बच्चों ये पैसा अगर ब्याज पे दे रहे हो आप, तो आपको इसके बदले क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए देखते हैं यहां पर। तो देखो रेंट, सबसे पहले इसमें पॉइंट क्या दिया हमको? रेंट। रेंट किसके बदले मिलता है बच्चों हमको? लैंड के बदले। तो हमारा वेजेस हो गया और यहां पर रेंट भी आ गया, यानी सेकंड फैक्टर इनकम हमारी आ चुकी है यहां पर, राइट, रेंट भी। क्या लिखा है जरा देखो, इट इज फैक्टर इनकम अर्न बाय लीजिंग लैंड बिल्डिंग, इट इंक्लूड बोथ एक्चुअल रेंट एंड इंप्यूटेड रेंट। इसमें दोनों तरीके का रेंट आएगा, एक्चुअल रेंट मिल रहा है या अभी तक जो नहीं रिसीव हुआ वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बच्चों रॉयल्टी, रॉयल्टी भी इसके अंदर आएगी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू इनकम अर्न्ड बाय लेंडिंग राइट्स यूजिंग सब सोशल एसेट्स लाइक राइट्स और मिनरल डिपॉजिट टू कॉइल नेचुरल गैस एक्सेट्रा। मतलब बच्चों इसमें ना राइट्स आते हैं। राइट्स जैसे रॉयल्टी को एक तरीके से और समझते हैं, जिस बुक को आप पढ़ रहे हो बच्चों, ये बुक किसी ने लिखी थी, राइट, इसको लिखने के बाद उसने क्या कराई थी? पब्लिश कराई थी। बच्चों जब जब आप इस बुक को परचेज करते हो, इसका एक पार्ट जिसने ये बुक लिखी थी उसके पास एज अ रॉयल्टी जाता है। बच्चों रॉयल्टी होता है, रॉयल्टी का मतलब होता है अपने अधिकार को किसी और को यूज करने के लिए दे रहे हैं, उसके बदले जो हमको मिल रहा है उसे हम रॉयल्टी के नाम से जानते हैं, यानी अपने अधिकार को। ये अधिकार बच्चों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके बारे में बात की गई है। समझ में आया बच्चों? तो हम अगर किसी को यूज करने के लिए देते हैं तो उसके बदले जो हमको मिलता है उसे हम अधिकार, यानी कि अधिकार शुल्क बोलते हैं इसको हम, रॉयल्टी को हिंदी में। तो रॉयल्टी भी रेंट का ही एक दूसरा तरीका है। यानी कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम रेंट पे देते हैं, किराए पे देते हैं, तो उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं। लेकिन वहीं हम फिक्स एसेट्स को किराए पे देते हैं तो उसको हम रेंट बोलते हैं, जैसे बिल्डिंग लैंड को किराए पे देते हैं। ओके बच्चों, इसके साथ साथ इंटरेस्ट। देखो बच्चों यहां पर इंटरेस्ट भी आ गया। इंटरेस्ट यानी तीसरा पॉइंट आ गया हमारा। पहला क्या था हमारा? वेजेस, दूसरा हमारा प्रॉफिट, दूसरा हमारा रेंट और तीसरा हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी यहां पे आ चुका है जो कैपिटल के बदले हमको मिलता था। तो देखो, इट रेफर टू द प्राइस for fund borrowed, in other word it refer to the payment which the borrower make to the lender, right, supplying of money capital for using capital for productivity purpose। यानी कैपिटल के बदले हमको क्या मिलता था? इंटरेस्ट मिलता था। तो वो इंटरेस्ट हमारा यहां आ चुका है। अगर हम अपने फंड को किसी को उधार दे रहे हैं तो उसके बदले हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। वो भी बच्चों कहां आएगा? यहां पर आएगा। ठीक है, तो हमारी कितनी चीजें कंप्लीट हो गई? फैक्टर पेमेंट है फैक्टर इनकम की। पहली वेजेस, दूसरी रेंट
और तीसरा इंटरेस्ट, बचा क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके बदले मिलता है बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले, याद है ना। तो देखो प्रॉफिट भी इसके अंदर आएगा और वो अगला पॉइंट हमारा वही है प्रॉफिट। बच्चों इट इज फैक्टर इनकम जनरेटेड थ्रू एंटरप्रेन्योरल सर्विसेज, यानी कि जो मालिकाना काम होता है, मेंटल वर्क होता है, उसके बदले जो हमको मिलती है चीजें, यानी एंटरप्रेन्योरशिप के बदले जो चीजें मिलती हैं उसे हम क्या बोलते थे, प्रॉफिट बोलते थे। तो वही चीज यहां पर बोली गई है, प्रॉफिट अर्न बाय प्रोडक्शन यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। बच्चों प्रॉफिट को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। तो बच्चों ना इन तीनों ही चीजों को ना हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स कौन से हो गए, एक हो गया हमारा डिविडेंड, दूसरा कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स हो गया, और तीसरा क्या है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अभी तक बांटी नहीं गई है। तो देखो बच्चों हम ना प्रॉफिट के 3 पार्ट्स हैं। मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रॉफिट है हमारी 1 लाख, हमारी प्रॉफिट 1 लाख है, ठीक है। जब हमारी 1 लाख प्रॉफिट हो गई तो बच्चों बताओ प्रॉफिट पर होने वाले टैक्स को हम किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। तो ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 लाख का 10% हम किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो बच्चों बताओ 1 लाख का 10% हम गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे, सर 10,000 हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। 10,000 रुपए हमने क्या कर दिया, 1 लाख में से गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है जी, ओके। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद बिजनेस ने क्या किया कि बिजनेस ने इसमें से 50,000 रुपए निकाला और मालिकों को बांट दिया, यानी एज ए डिविडेंड बांट दिया। तो बच्चों बताओ 1 लाख में से 50,000 रुपए यहां पे एज ए डिविडेंड मालिकों को बांट दिया जाएगा, 50,000 रुपीज तो इनको बांट दिया जाएगा। अब कितना बचा बिजनेस के पास में, 40,000 रुपीज बचा। 40,000 को बिजनेस ने अपनी गुल्लक में डाल दिया बच्चों, यहां पर इसे बोलते हैं हम रिजर्व या रिटेन अर्निंग में डाल देना, ठीक है। तो बच्चों यहां पर प्रॉफिट का मतलब इन तीनों से है। देखो क्वेश्चन में अगर ओनली प्रॉफिट दे रखा है तो हम प्रॉफिट हमारा, यानी कि हम ये मानेंगे इस प्रॉफिट का मतलब इसमें ये तीनों चीजें इंक्लूडेड होंगी पहले से ही। अगर मान लो ये 1 लाख रुपए नहीं दिया, ये आपसे हाइड कर दिया जाता है, ये 3 चीजें दी जाती हैं, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, डिविडेंड प्लस टैक्स प्लस रिटेन अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो 50,000 प्लस 10,000 60,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 लाख। इस तरीके से हम प्रॉफिट निकाल देंगे। समझ में आया बच्चों। लेकिन एक चीज और आप याद रखेंगे कि मान लो अगर आपके पास में ये इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन में कि आपका डिविडेंड दे रखा है 50,000 और आपको प्रॉफिट भी दे रखी है 1 लाख, तो बच्चों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यहां पर बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हमको प्रॉफिट भी दे रखी है और इनमें से कोई चीज दे दी आपको कोई भी एक, तो हम उसे भी प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि प्रॉफिट के साथ साथ ये भी ऐड होगा, लेकिन नो, प्रॉफिट का बच्चों ये पार्ट होता है। अगर प्रॉफिट भी दे रखी है, ये भी दे रखा है, तो ये ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूड है, हम उसको इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ 1 लाख रुपए को लेंगे। समझ में आया। तो प्रॉफिट यानी इन तीनों का मिक्सचर, और अगर प्रॉफिट अकेला है तो ये तीनों चीजें दे भी रखी हैं तो भी हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। इट इज क्लियर। चलिए तो बच्चों हमने कहां तक हम पहुंच गए, हम पहुंच गए साहब, हम पहुंच गए फैक्टर इनकम से जो भी चीजें होने वाली थी, यानी फैक्टर पेमेंट के बदले जो चीजें हमें मिलती थी। हमने पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पढ़ा जिसके बदले हमको वेजेस से सैलरी मिली। हमने दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस पढ़ा जिसके बदले हमको क्या क्या चीजें मिली बच्चों, लैंड के बदले रेंट, राइट। और रेंट में हमने क्या क्या पढ़ा, रेंट, राइट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। इसके साथ साथ फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी एंटरप्रेन्योरशिप के बदले। तो हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए अपने फैक्टर इनकम को। अब बच्चों इन सबको जोड़ दो तो क्या बन जाता है, डोमेस्टिक इनकम बन जाती है। लेकिन एक चीज और है बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपका बिजनेस है, राइट, आपके बिजनेस है और आपके बिजनेस में 4-5 लोगों की जरूरत है, राइट। कुछ को काम करने की जरूरत है, किसी को दिमाग लगाने की जरूरत है, राइट। उसके पास दिमाग और किसी को ना बच्चों लैंड की भी जरूरत है हमको, है ना, ये सारी चीजों, पैसे की भी जरूरत है आपको। तो हमने क्या किया, हमारे घर में यानी आपके घर में पैसा भी है, इतने लोग भी हैं जितनी लेबर की जरूरत है, वो दिमाग देने वाला भी एक बहुत अच्छा सीए कोई प्राणी है जिसने सीए भी कर रखा है मान लो, ठीक है। इसके साथ साथ फंड यानी पैसा भी आपके घर में है जिसको हम बिजनेस में लगा सके। तो आपने ना सारी चीजें अपने घर की ही यूज कर ली। समझ में आया। तो बच्चों अब बताओ, क्या किसी बाहर वाले को आप सैलरी दोगे, किसी बाहर वाले को किराया दोगे, किसी बाहर वाले को पैसा लिया है जो उसके बदले इंटरेस्ट दोगे, नहीं। किसी बाहर वाले को प्रॉफिट दोगे, नहीं। यहां पर जो भी बिजनेस से प्रॉफिट कमाओगे सारा का सारा आपका ही होगा। यानी कि यहां पर जो फैक्टर
पेमेंट होगा वो सब कुछ आपको ही मिलेगा, क्योंकि फैक्टर सर्विस आपने अपनी ही यूज की है, यानी सेल्फ यूज की है। तो बच्चों इन सब को हम अलग अलग नहीं काउंट कर सकते, तो इन सब का टोटल बोला जाता है मिक्स्ड इनकम। तो बच्चों अगर बाहर वालों को आप नहीं दे रहे हो, खुद काम कर रहे हो और अपने लिए ही फैक्टर इनकम कमा रहे हो अपनी फैक्टर सर्विस के द्वारा, तो ये इनकम भी नेशनल इनकम में ऐड की जाती है। समझ में आया? तो जरा देख लो यहां पर क्या लिखा हुआ है मिक्स्ड इनकम के बारे में। तो देखो बच्चों, मिक्स्ड इनकम रेफर टू द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। किसके द्वारा मिलती है बच्चों? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लेबर, अपनी लैंड, अपनी कैपिटल, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, देयर हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस, राइट, अपनी ही एंटरप्राइजेस में। दीज इनकम आर मिक्सचर ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये इन सारी चीजों का क्या होता है? मिक्सचर होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? मिक्स्ड इनकम बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। सेपरेट एस्टिमेशन ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर सर्विस हम खुद के द्वारा ही कर रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको मिक्स इनकम के नाम से नेशनल इनकम निकालने के लिए हम ऐड करते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए, तो बच्चों जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप सारे के सारी फैक्टर इनकम को ऐड कर दो तो आपकी जो इनकम बनेगी या जो आपकी इनकम निकल के आएगी वो कौन सी इनकम निकल के आएगी? सब डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगी। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एनडीपीएफसी के नाम से इसको जानते हैं। तो देखो वही चीज यहां लिखी हुई है, अगेन जो अभी हमने पढ़ी है इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा सबको, ठीक है। तो देखो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू क्या होगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा आपका? एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगी। बच्चों इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और पेंशन कौन सी? रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगी। और इसके बाद हमने ऑपरेटिंग सरप्लस को 2 पार्ट्स में बांटा बच्चों, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप और इनकम फ्रॉम रेंट। एंटरप्रेन्योरशिप से होने वाली इनकम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉफिट को अगेन हमने 3 पार्ट में बांटा, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और रिटेन अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसके साथ साथ हमने रेंट को भी हमने बच्चों क्या क्या बोला? रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, इसके पार्ट बने। तो इन सबको प्लस कर दोगे आप आपस में तो क्या बन जाएगा? ओएस बन जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके साथ साथ अपनी लेबर, अपनी लैंड, अपनी कैपिटल और अपनी ही प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबसे के बदले होने वाली इनकम क्या बोली जाएगी बच्चों? मिक्स्ड इनकम। तो दिस प्लस दिस, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगी बच्चों, नेट डोमेस्टिक इनकम, यानी एनडीपीएफसी निकल के आ जाएगी। ओके बच्चों, अब सुनो ध्यान से, यहां फॉर्मूला भी बन गया हमारा। देखो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू क्या होगा? सीओई ओएस प्लस एमआई। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओएस मींस ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआई मींस मिक्स्ड इनकम। इसके बाद बच्चों ये आई डोमेस्टिक इनकम, लेकिन हमको नेशनल इनकम निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सर इसके लिए तो आपने कन्वर्जन पढ़ा रखा है ना हमको। वेरी गुड बच्चों, तो देखो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीएफसी इज इक्वल टू, ये हमको दे रखा है, ये अभी निकाला हमने, एनडीपीएफसी। तो बच्चों देखो एन से एन कट गया, यहां पर एन और एन इक्वल है। एनपी इज इक्वल टू डीपी प्लस क्या होता है? एनएफआईए। एफसी से एफसी कट गया। तो बच्चों बताओ एनएनपीएफसी क्या हुआ? यानी जो डोमेस्टिक इनकम आपने अभी निकाली है ऊपर यहां पर, इसमें हमको क्या ऐड कर देना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी एनएफआईए को ऐड कर देना है। तो हमारी क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। समझ में आया बच्चों? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट होता है तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारा थ्योरी का पार्ट इसको समझने का कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। चलिए मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ओके बच्चों, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम सीखेंगे कैसे करेंगे हम नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को। ओके चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन से। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, गिवन द फॉलोइंग डेटा एंड यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट। आपको क्या करना है? इनकम मेथड से निकालना है बच्चों। क्या क्या निकालना है? नेट डोमेस्टिक इनकम निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालना है, नेट नेशनल इनकम निकालना है एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। ये 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। तो देखो बच्चों कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? नेट डोमेस्टिक इनकम, जो अभी हमने सीखा है। तो बच्चों बताओ नेट डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या अभी हमने सीखा था? एनडीपीएफसी इज इक्वल टू क्या होता है सर? इज इक्वल टू होता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई।
यही होता है बच्चों। चलिए तो देखिए अब यहां पर क्या क्या दे रखा है। इनडायरेक्ट टैक्स कहीं इसमें यूज होगा क्या? नहीं यूज होगा सर। सब्सिडी कहीं यूज होगा क्या इसमें? नो सर नहीं यूज होगा। डेप्रिसिएशन कहीं यूज होगा? नो सर नहीं यूज होगा। इसके अलावा क्या दे रखा है बच्चों? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यस सर, मिक्स्ड इनकम जो दे रखी है ये यूज हो रहा है, मिक्स्ड इनकम यहां आएगा। वेरी गुड। इसके अलावा और देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस। यस सर, ऑपरेटिंग सरप्लस जो दे रखा है ये भी यूज होगा। ओएस ये दे रखा है यहां पर। इसके साथ साथ और देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें आएगा क्या? नो सर नहीं आएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो दे रखा है 24,000 ये आएगा यहां पर। तो बच्चों क्या क्या चीजें आएंगी? वो तीनों चीजें यहां पर गिवन है। तो अब यहां पर क्या करते हैं हम, इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। तो बच्चों जो इनकी वैल्यूज लिखेंगे हम, देखो सीओई कितना दे रखा है हमको बच्चों? 24,000। तो यहां लिख दिया हमने 24,000। इसके बाद हमको क्या दे रखा है? ओएस दे रखा है 10,000। यहां पर लिख दिया हमने साहब 10,000। इसके साथ हमको एमआई जरा देखो कितना दे रखा है बच्चों? 28,000। तो यहां लिख दिया हमने 28,000। बच्चों इनको सबको प्लस कर दो तो इजिकल टू कितना आएगा? 62,000। तो बच्चों जो 62,000 आया हमारा, ये क्या आ गया हमारा? डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी 62,000। बच्चों इसको नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए ये नोट कर लिया बच्चों आपने। अब हम मूव करते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। ये हमने पहला पार्ट निकाल दिया, सेकंड पार्ट की तरफ। बच्चों सेकंड पार्ट में जरा देखो क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, यानी कि एनडीपीएफसी की जगह पे ग्रॉस में क्या आ जाएगा बच्चों? जी आ जाएगा ओनली। नेट मतलब एन, ग्रॉस मतलब जी। तो यहां क्या लिख देंगे हम? जी डीपीएफसी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकलवा रहा है, ठीक है जी। ये नेट डोमेस्टिक इनकम का था तो ग्रॉस में जी आ जाएगा इसकी जगह पे। अब देखो जीडीपीएफसी इज इक्वल टू क्या होगा? आप बताओ। हमको एनडीपीएफसी गिवन है पहले से और जीडीपीएफसी हमें निकालना है। तो यहां पर हमने क्या बताया था जब हम कन्वर्जन सीख रहे थे हम यहां पर, तो जीडीपीएफसी हमको निकालना है तो इसको हमने किधर लिख लिया? लेफ्ट हैंड साइड। और जो दे रखा है, क्या दे रखा है? एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी इसको लिख दिया हमने सर राइट हैंड साइड। कन्वर्जन लगा दो बच्चों। जी इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन। इसके अलावा बच्चों एफसी से एफसी कैंसिल हो गया, डीपी से डीपी कैंसिल हो गया। तो बच्चों एनडीपीएफसी हमने अभी कितना निकाला सर? ये निकाला हमने 62,000। वेरी गुड। बच्चों डेप्रिसिएशन इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन ढूंढो, इसमें दे रखा है क्या सर? ये दे रखा है डेप्रिसिएशन 1700। तो बच्चों डेप्रिसिएशन हमको दे रखा है इसमें 1700। तो जल्दी से बताओ जीडीपीएफसी कितना आया सर? 62,000 में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 63,700 करोड़ में है। तो बच्चों इनको करोड़ में ही लिखेंगे, इसको भी करोड़ में ही लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा जीडीपीएफसी कितना आ गया? 63,700। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। चलिए बच्चों ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? नेट नेशनल इनकम। अब हमें निकालना है नेट नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम निकालना है। तो बच्चों तीसरा पॉइंट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी क्या लिखते हैं नेशनल इनकम को? क्या बोलते हैं? एनपीएफसी। ये निकालना है हमको, एनएनपीएफसी। बच्चों दे क्या रखा है हमको? डोमेस्टिक इनकम दे रखा है पहले से। एनडीपीएफसी गिवन है, राइट। तो जो दे रखा है हम उसको किधर लिख देंगे? राइट हैंड साइड। एनडीपीएफसी लगाओ कन्वर्जन बच्चों। एन से एन कट गया। एनपी इज इक्वल टू डीपी प्लस एनएफआईए। यही था, हमने यही बताया था मैंने कि डोमेस्टिक इनकम में बाहर की इनकम को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम आ जाएगी। ये नेशनल इनकम निकलवा रहा है यहां पर, ठीक है जी। एफसी से एफसी कट गया। तो बच्चों एनडीपीएफसी कितना दे रखा है इसमें? 62,000 प्लस बच्चों एनएफआईए कितना दे रखा है सर? एनएफआईए देख लेते हैं इसमें। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -300 दे रखा है। तो बच्चों यहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस का 300। तो बच्चों आंसर बताओ कितना आया सर? 61,700 करोड़। ये आ गया हमारा नेशनल इनकम। तो बच्चों इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए ये भी नोट कर लिया आपने। अब बच्चों हम तीसरा पॉइंट निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बच्चों इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से। यहां पर हम फोर्थ पॉइंट निकालेंगे अपना। ओके, तो फोर्थ पार्ट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? क्या निकलवा रहा है इसमें? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी एनएनपीएमपी। ये क्या है? एनएनपीएफसी है, फैक्टर कॉस्ट पर है। हमको यहां सिर्फ क्या चेंज करना है? एफसी की जगह एमपी करना है। तो ये निकलवा रहा है साहब एनएनपीएमपी। दे क्या रखा है हमको?
एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम हमारे पास ऊपर गिवन है, हम किसी से भी निकाल सकते हैं, हम इससे भी निकाल सकते हैं। अगर ये इसको लेके चलो, ये दे रखा है, इसको इधर रख सकते हैं हम एनएनपीएफसी, जिसको भी लो उसके रेफरेंस में कन्वर्जन लगाना है बस हमको, ठीक है। आप कहो तो मैं इससे निकाल दूं, चलो इससे निकाल देते हैं एनएनपीएफसी थे, तो इधर लिख दो एनपीएफसी। तो जरा देखो, एन से एन कट गया, एनपी से एनपी कट गया, एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी। एनआईटी बच्चों, एनआईटी का क्या फॉर्मूला होता है? एनआईटी का फॉर्मूला होता है सर टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो जरा देखो यहां पर क्या इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है? यस सर, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है इसमें 9000, तो लिख देते हैं यहां पर 9000 माइनस, बच्चों सब्सिडी दे रखी है क्या इसमें? जरा देखो, सब्सिडी दे रखी है 1800, तो माइनस कर दो 1800। ओके बच्चों, 9000 में से हमने क्या कर दिया, 1800 को माइनस कर दिया। और एनएनपीएफसी बच्चों हमने अभी निकाला था, कितना निकाला था? 61700, तो इसकी जगह लिख देते हैं हम 61700 प्लस। बच्चों इसे सॉल्व करके बताओ आप लोग मुझे कितना आया। अगर आप लोग इसमें से सबसे पहले 9000 में से 1800 माइनस करो, तो 9000 माइनस 1800 इज इक्वल टू आ गया 7200, और 7200 में 61700 को प्लस कर दो, 61700, तो ये आ गया बच्चा आपको 68,900 करोड़। बच्चों ये आ गया आपका लास्ट आंसर, नोट कर लीजिए। इसके चारों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बच्चों, नोट कर लिया, मूव करते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, चलेंगे मेरे साथ साथ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी तरफ देखेंगे आप लोग और सारे बच्चे सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ ही। ओके बच्चों, चलिए तो देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन बिलो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी क्या पूछ रहा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जीएनपीएफसी पूछ रहा है साहब, जीएनपीएफसी। समझ में आया? तो सबसे पहले हाँ जी, तो जीएनपीएफसी पूछ रहा है आपसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम हम क्या निकालेंगे साहब, नेशनल इनकम, यानी इनकम मेथड से हम क्या निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम। तो देखिए भैया, डोमेस्टिक इनकम निकालने का फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला लगाइए सर, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू होता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, राइट। तो सबसे पहले एनडीपीएफसी निकालेंगे हम, उसे निकालने के बाद फिर इसको तो हम आराम से निकाल सकते हैं कन्वर्जन लगा के। चलिए तो बच्चों सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई की वैल्यू लिखते हैं। तो वेजेस एंड सैलरी, बताओ वेजेस एंड सैलरी किसका पार्ट होता है? सीओई का पार्ट होता है, तो ये हमारा सीओई मिल गया यहां पर हमें। इसके बाद रेंट एंड इनडायरेक्ट, रेंट एंड इंटरेस्ट, ये बच्चों किसका पार्ट होता है? ओएस का पार्ट होता है, हमको ओएस भी मिल गया यहां पर। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स, बच्चों बताओ कॉर्पोरेट टैक्स भी किसका पार्ट होता है? सर ये भी ओएस का पार्ट होता है, यानी कि ओएस में ही आता है, यानी प्रॉफिट बीसी में आता है और रेंट एंड इंटरेस्ट बीसी में आता है। आगे चलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी किसका पार्ट है? सर ये भी ओएस का ही पार्ट है, ये भी ओएस में आ गया। आगे देखते हैं बच्चों, कंजम्स आगे दे रखा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये लिख दिया हमने। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन क्या यहां यूज होगा बच्चों? नो। आगे डिविडेंड, डिविडेंड भी सर इसी का पार्ट है। देखो क्या इसमें प्रॉफिट दे रखा है अलग से? क्या प्रॉफिट दे रखा है अलग से? नो। तो प्रॉफिट में क्या क्या आता था बच्चों, याद करो, डिविडेंड टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो यानी कि डिविडेंड ये प्लस इसमें हम क्या करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और इसमें टैक्स, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा बच्चों? प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये हमारा डिविडेंड भी किसके अंदर आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस के ही अंदर आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कहीं यूज होगा क्या? नहीं। बच्चों क्या इसमें एमआई गिवन है? नहीं सर नहीं गिवन, कोई बात नहीं, तो एमआई नहीं है तो उसे नहीं लिखेंगे। चलो अब लिखते हैं, सबसे पहले हम सीओई लिखते हैं साहब। सीओई कितना दे रखा है? सर सीओई दे रखा है 2000, तो हमने यहां लिख दिया साहब 2000 प्लस लगाया। अब लिखते हैं हम ओएस, तो बच्चों ओएस कितना दे रखा है सबको लिख लेते हैं, 700 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 200, सॉरी 150।
तो प्लस 150 कर दिया। इन सबको टोटल करेंगे बच्चों, MI 0 है तो 0 लिख देंगे। तो बच्चों बताओ ये कितना आया अब हमारा आंसर? तो सर 2000 प्लस 7 5 12, 12 और 3 15, 15 1650 हो गया है 1650। और बच्चों ये कितना हो गया? अब हम अगर 2000 में इसको ऐड कर देंगे तो सर ये हो गया हमारा 3650। ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया एनडीपीएफसी। सर पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हमसे एनएनपीएफसी। तो निकाल दो साहब, कन्वर्जन लगा दो। तो कन्वर्जन हम यहां लगाएंगे, इधर आ जाओ। तो बच्चों यहां क्या लिखेंगे हम कन्वर्जन लगाने के लिए? हम जो दे रखा है, जो हमको दे रखा है वो राइट हैंड साइड, जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों क्या निकालना है हमको? जी एनपीएफसी निकालना है। दे क्या रखा है हमको? एनडीपीएफसी गिवन हो गया। तो एनडीपीएफसी इधर लिख दो, लगा दो सब कन्वर्जन। तो बच्चों जी इज इक्वल टू एन माइनस डेप्रीसिएशन, एनपी इज इक्वल टू डीपी प्लस एनएफआईए। उसके बाद एफसी इज इक्वल टू एफसी, तो एफसी से तो एफसी कट हो गया, ठीक है जी। यानी हमने जी इज इक्वल टू नेट प्लस जी इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस आएगा यहां पर, ठीक है। एनपी इज इक्वल टू डीपी प्लस एनएफआईए, एफसी से एफसी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। चलिए अब एनडीपीएफसी देखो कितना दे रखा है हमको? सर एनडीपीएफसी दे रखा है हमको 3650, ठीक है। प्लस डेप्रिसिएशन देखो बच्चों कितना दे रखा है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन दे रखा है हमको 200, तो हमने 200 डेप्रिसिएशन लिख दिया। एनएफआईए कितना दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है हमको -50, तो बच्चों हमने क्या लिख दिया पे माइनस का 50। अब इसे सॉल्व कर लो साहब। 3650 में से 50 माइनस कर दो, 3600 बचा। एंड 3600 प्लस 200 कितना हो गया सर? 3800। तो ये आ गया हमारा 3800। काय में दे रखा है आंसर बच्चों? करोड़ में है, तो यहां पर भी करोड़ लिख दो। दैट इज योर आंसर। क्या आ गया हमारा? ये जीएनपीएफसी। आई होप क्लियर हो गया होगा, नोट कीजिए बच्चों। चलिए तो ये नोट हो गया होगा, है ना। चलिए इसे रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? कैलकुलेट नेशनल इनकम। यहां भी नेशनल इनकम पूछ रहा है, और नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं हम? एनएनपीएफसी, राइट। तो देखते हैं इसे। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है? नेशनल इनकम निकलवा रहा है, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए अगेन हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम का क्या फॉर्मूला होता है सर? डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यानी एमआई। ओके, तो देखते हैं यहां पर क्या क्या दे रखा है हमको। तो देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 2000 क्लियर दे रखा है सब यहां पर, ठीक है। तो सीओई हमारा कितना हो गया? 2000 हो गया। इसके बाद रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये चारों ही चीजें किसका पार्ट होता है? ओएस का पार्ट होता है, राइट। तो बच्चों हम रेंट को भी किस में डालेंगे? ओएस में डालेंगे। इसके बाद हम प्रॉफिट को भी किस में डालेंगे? ओएस में डालेंगे। लेकिन बात यह है कि यहां पर प्रॉफिट दे रखी है, राइट। प्रॉफिट 900 दे रखी है, तो क्या डिविडेंड और इंटरेस्ट भी आएगा या नहीं आएगा? राइट। तो देखो इंटरेस्ट तो आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो रेंट के साथ आता है, इंटरेस्ट तो जरूर जाएगा, 500 जाएगा इसमें। लेकिन डिविडेंड नहीं आएगा, क्योंकि हमको प्रॉफिट गिवन है। क्योंकि जब प्रॉफिट गिवन होती है तो हम क्या मानते हैं कि डिविडेंड किसके अंदर इंक्लूड होगा? प्रॉफिट के अंदर ही इंक्लूड होगा, राइट। इसके अलावा मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम भी यहां पर हमको दे रखी है, गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें आएगा नहीं, नेट एक्सपोर्ट इसमें आएगा नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें आएगा नहीं, राइट। इन चीजों को अब यहां लिख देते हैं, जो जो चीजें यहां पर दे रखी हैं। तो देखिए सबसे पहले सीओई लिखते हैं। सीओई हमको कितना दे रखा है सर? सीओई दे रखा है 2000, हमने यहां पर 2000 लिख दिया। प्लस ओएस, ओएस में क्या दे रखा है? रेंट, रेंट कितना दे रखा है हमको? 400, हमने 400 लिख दिया। इसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट हमको कितना दे रखा है? प्लस 900, हमने 900 लिख दिया। डिविडेंड नहीं आएगा, क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट के अंदर ही क्या होगा? इंक्लूडेड होगा, राइट। इसके बाद क्या आता है सब? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है हमारा? 500, तो प्लस 500 इसमें इंक्लूड किया जाएगा, राइट। इसके बाद में मिक्स इनकम, मिक्स इनकम कितना है हमारा? 7000, तो प्लस कर देंगे हम इसमें 7000। तो देखो ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, और ये हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, और ये मिक्स्ड इनकम हो गया। इनका टोटल करके बताओ जल्दी से, टोटल कितना आ रहा है इसका? तो डोमेस्टिक इनकम हमारा कितना आया? चलिए तो इसका टोटल करेंगे तो हम 2000
प्लस 400 प्लस 900 प्लस 500 प्लस 7000, तो ये आ गया साहब 10,800, तो इज इक्वल टू हो गया हमारा 10,800, राइट। ये आ गया हमारा डोमेस्टिक इनकम। अब हमें निकलवा क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकलवा रहा है, तो नेशनल इनकम किसको बोलते हैं हम, NNPFC को, राइट। तो ये निकालना है हमने, इसको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, जो दे रखा है जो निकाल लिया हमने उसको हम किधर लिखते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं, तो NDPFC हमने यहां लिख दिया, ओके। अब देखो कन्वर्जन लगाएंगे, n से n कट गया, NP इज इक्वल टू DP प्लस NFIA, इसके बाद FC इज इक्वल टू FC, ये भी FC से FC कट गया, तो अब हम यहां पर लिखते हैं 10,800, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है ऊपर, ये हमने निकाली थी अभी, प्लस NFIA क्वेश्चन में ढूंढते हैं क्या दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। तो बच्चों यहां पर दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब है कि हमारा जो NFIA निकला होगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि हमने फैक्टर इनकम अब्रॉड को ज्यादा की है, यानी कि देखो ये आ रहा है नेट एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब मान लो आपका एक्सपोर्ट है 100 रुपए का और आपका इंपोर्ट है 150 रुपए का, तो बताओ आपका आंसर कितना आएगा। अगर मैं नेट निकालूं तो यहां पर नेट आपका एक्सपोर्ट आएगा या इंपोर्ट आएगा, सर इंपोर्ट ज्यादा है तो इंपोर्ट आएगा, यानी कि 50 इंपोर्ट आएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी हमारी जितनी एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है उससे हमारी टू अब्रॉड इनकम हो रही है। तो यहां पर ये जो 50 है, ये 50 हमारा नेगेटिव हो गया, राइट। ये यहां पर NFIA क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, देन माइनस का 50। तो बच्चों 10,800 में से माइनस कर दो आप 50, इजिकल टू कितना आ गया हमारा, इजिकल टू हो गया 10,750, दैट इज आंसर। किस में दे रखा है, करोड़ में दे रखा है, तो आंसर किस में आ जाएगा आपका, करोड़ में आ जाएगा। नोट कीजिए, चलिए नोट हो गया होगा, रफ कर देते हैं इसको, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या निकलवा रहा है साहब, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है यहां पर ऑपरेटिंग सरप्लस, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। तो बताओ ऑपरेटिंग सरप्लस हमको कहां मिलता है, सर इतनी देर से तो कैलकुलेट कर रहे हैं हम डोमेस्टिक इनकम का जो फॉर्मूला लगाते हैं उसी में क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, NDPFC इज इक्वल टू होता है COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ये आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस इसमें क्या कर देते हैं MI कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है हमारा, डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाता है, राइट। अब हमें ये कैलकुलेट करना है यहां पर, राइट। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, पहले हमको ये निकालना पड़ेगा तभी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम NDPFC निकालते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, इसके लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 300 गिवन है, लिख दिया सब 300 मैंने, ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स आएगा नहीं, कंपनसेशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन अभी यहां यूज नहीं होगा, सब्सिडी यहां यूज नहीं होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GDPFC दे रखा है, ये भी यहां यूज नहीं होगा। बच्चों MI गिवन नहीं है इसमें कहीं भी, राइट, मिक्स इनकम नहीं है, तो हम क्या करें, मिक्स इनकम को हम 0 मान लेंगे, +0, समझ में आया। अब बच्चों बताओ NDPFC कितना आया, सर NDPFC आया यानी डोमेस्टिक इनकम हमारा आया कितना, 300 प्लस OS, यानी हम बोल सकते हैं 300 प्लस OS क्या है हमारा, NDPFC। अब हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में, सर गिवन है हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी GDPFC गिवन है हमारे पास में। तो हम कैसे क्या करते हैं, जो चीज हमारे पास गिवन है उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, लेकिन हम लिखेंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां लिखेंगे GDPFC, ये गिवन है हमारे पास, तो हम इसको राइट हैंड साइड लिखेंगे, सॉरी राइट हैंड साइड लिखते हैं GDPFC। निकालना क्या है हमको, OS निकालना है, तो OS इसके अंदर है NDPFC के अंदर, तो इसको हम किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां लिखेंगे हम NDPFC, लगाओ कन्वर्जन, तो N इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, DP इज इक्वल टू DP कैंसिल हो गया, FC इज इक्वल टू FC कैंसिल हो गया, ओके। अब बताओ मुझे कि NDPFC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस OS इज इक्वल टू GDPFC हमको गिवन है यहां पर 650
माइनस डेप्रिसिएशन भी बच्चों गिवन है हमको, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना 100, तो ये लिख दिया हमने 100। तो बताओ यहां पर कितना बनेगा हमारा 300 OS इज इक्वल टू 650 में से 100 गया तो कितना बचा 550। तो हम लिख सकते हैं OS इज इक्वल टू 550 प्लस 300 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस लिखेंगे हम यहां पर माइनस 300, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 550 में से 300 गया तो 250 करोड़, यानी OS हमारा कितना आ गया 250 CR। नोट करिए। चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। हमको क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि NDPFC निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है, जो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहां लिखेंगे NDPFC इज इक्वल टू वही फॉर्मूला जो अपना पुराना फॉर्मूला है, COE प्लस OS प्लस MI। अब ढूंढो इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। COE जरा देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दे रखा है हमको साहब 3000 दे रखा है, तो हम लिख देंगे 3000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस देखेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसका पार्ट नहीं है लेकिन इंटरेस्ट इसका पार्ट है, तो OS में क्या लिखेंगे हम 700 प्लस करेंगे। इसके अलावा और क्या दे रखा है बच्चों, रेंट एंड प्रॉफिट 700, ये भी इसका पार्ट है तो प्लस कर देंगे 700 और इसमें, ठीक है जी। और क्या दे रखा है बच्चों, रेंट एंड प्रॉफिट हमने लिख दिया, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, ये आएगा नहीं ट्रांसफर पेमेंट, तो हमारे यही पॉइंट रहेंगे इसमें। तो टोटल कितना हो गया सब 700 और 700 1400, तो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू 4400, राइट। करोड़ में है, करोड़ में आंसर आ जाएगा, नोट डाउन कीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सब। देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी GNP पूछ रहा है, राइट। तो यहां पर भी हमको क्या निकालना है, वही जो निकालते आ रहे हैं हम। क्या निकालेंगे हम, डोमेस्टिक इनकम, यानी कि NDPFC। तो भैया NDPFC इज इक्वल टू वही COE प्लस OS प्लस MI, मिक्स इनकम। ओके, तो देखते हैं अब इसमें क्या क्या दे रखा है। तो बच्चों COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्लियर दे रखा है, इसमें कितना 2500, तो हम यहां लिखेंगे 2500 प्लस, इसके बाद में आगे चलते हैं प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट किसका पार्ट है साहब, OS का पार्ट है, तो OS की जगह यहां लिखेंगे हम प्रॉफिट कितना दे रखा है इसमें 700, तो हमने यहाँ ऐड कर दिया 700, इसमें ये लिख दिया। इसके बाद क्या दे रखा है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मिक्स इनकम लास्ट में लिखेंगे, देख लेते हैं कुछ OS का लिए और तो कुछ नहीं है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बच्चों ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड हम नहीं कर रहे हैं अभी। रेंट, बच्चों रेंट कितना दे रखा है इसमें 400, रेंट किसका पार्ट होता है, ये भी OS का पार्ट होता है, तो प्लस इसमें 400 हमने ऐड कर दिया। ओके, तो 400 हमने ऐड करने के बाद इंटरेस्ट, बच्चों इंटरेस्ट भी OS का ही पार्ट होता है 350, तो हमने प्लस कर दिया इसमें अगेन 350। इसके बाद आगे चलते हैं, नेट फैक्टर इनकम आएगा नहीं, नेट करंट ट्रांसफर आएगा नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा नहीं, डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, नेट एक्सपोर्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक है जी। अब देखो इसमें इसे हम एक चीज और इसमें प्लस कर देते हैं, MI मिक्स इनकम, जो हमने ऊपर छोड़ दी थी। मिक्स इनकम कितनी है 7500, तो हमने कितना लिख दिया बच्चों इसमें 7500 इसमें लिख दिया साहब, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर NDPFC कितना आया, तो NDPFC आएगा हमारा 2500 प्लस, इनको प्लस कर दो, 7 और 4 11, 11 और 3 कितना हो गया 1450 प्लस 7500। तो बच्चों इनको प्लस करके बताइए आप लोग कितना आया। तो इनको अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो गया आपका 2500 प्लस 1450 प्लस 7500, तो ये हो गया साहब 11450, ये आ गया आपका NDPFC। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है आपसे GNPMP। तो बच्चों GNPMP निकालना है, इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम, NDPFC
FC जो हमको दे दिया। अब बताओ G इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन हो जाएगा, ठीक है। NP इज इक्वल टू DP प्लस NFIA हो जाएगा, NFIA। इसके बाद MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT हो जाएगा, NIT। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं सब। तो बताओ NDPFC की वैल्यू कितनी है हमारी, NDPFC की वैल्यू है हमारी 11,450 प्लस डेप्रिसिएशन देखते हैं इसमें कितनी दे रखी है बच्चों। तो डेप्रिसिएशन दे रखी है हमको यहाँ पर 70, तो प्लस कर दिया हमने 70। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड देखते हैं बच्चों। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड या क्लियर दे रखा है इसमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 50 दे रखा है, तो प्लस कर दिया हमने 50 इसमें। उसके बाद NIT देखने के लिए बच्चों देखते हैं इसमें दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT भी दे रखा है हमको कितना 150, तो प्लस कर दिया हमने इसमें 150। बच्चों इसमें यूज क्या नहीं हुआ, नेट एक्सपोर्ट इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको NFIA दे रखा है पहले से ही। नेट करंट ट्रांसफर टू एब्रॉड ट्रांसफर इनकम को हम इसमें ऐड नहीं करते हैं, राइट। तो अब इनको टोटल बताओ कितना हो गया। तो 11,450 में प्लस कर दो 70, प्लस कर दो 50 और प्लस कर दो 150, तो टोटल कितना हो गया सब, टोटल हो गया 11,720। दैट इज आंसर, करोड़ में है सब, तो करोड़ में आ जाएगा CR, राइट, ₹11,720 करोड़। दैट इज योर आंसर। बच्चों नोट कर लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी जल्दी से फटाफट। चलिए नोट कर लिया। तो बच्चों आज के इस टॉपिक पे बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए, हमने टॉपिक को समझा, नेशनल इनकम के इनकम मेथड को। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे जिसका नाम होगा एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि हम अगला हमारा मेथड होगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।